अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। अडयाला से खबर आपको देंगे आज वहां पे बाहर क्या माहौल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस सूबे में हुकूमत है, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस तरीके से इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे के लिए, मुलाकात के लिए प्रेशर बनाना है, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा जो इस वक्त ईरान और अमेरिका मामला है, वो भी कुछ ख़राब होता दिखाई दे रहा है। और शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट भी आया है जो कि आपको काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो इन सब बातों पे बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अडयाला के बाहर बहनें पहुंच चुकी हैं और बहनों के साथ साथ कारकुनों की भी अच्छी तादाद है। आज कुछ अहदेदारान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि उतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं जो उनकी वहाँ के कह लें कि गवर्नमेंट के लोग हैं या कोई उनके MPs वगैरह कम नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, फिर बैरिस्टर गौहर, उमर न्याजी, ये लोग नज़र आ रहे हैं। सिमाबिया ताहिर हैं, बाकी जो उनके रेगुलर कारकुन आते हैं वो रूटीन के कारकुन मौजूद हैं। कुछ ख़वातीन विंग से भी आज ख़वातीन नज़र आ रही हैं, लेकिन इतनी कोई बड़ी ज़्यादा तादाद नहीं है अहदेदारान की या MPs की जो कि एग्जैक्टली इस वक्त सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल ये लोग पहुँचे ज़रूर हैं। अभी तक जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, सलमान अकरम राजा या अलीमा खान साहिबा की इस्तीफ़ा भी कोई सलाम दुआ नज़र नहीं आई है। बहनें अलग से मौजूद हैं और फैक्ट्री नाके के करीब उन्होंने धरना दे रखा है। मुलाकात आज भी नहीं हुई है, लेकिन ये जो रहनुमा हैं ये दूसरे नाकों पे मौजूद हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई मुश्तरका मीटिंग नहीं हुई है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा ने आज जो 2-3 अहम बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में, और ना हम कोई इस्तेहकाक रखते हैं ऐसा कि हम किसी पे कोई इख्तलाफ करें। हम सिर्फ ज़ाहिर है एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी इस नाते कि इमरान खान शदीद मुश्किल में हैं, और उनकी मुश्किल में जो हमारे पास इस वक्त हमारे बस में कुछ है तो यही है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, प्रेशर बढ़ा दें। और इस वक्त डोगर अदालत पर प्रेशर कौन बढ़ाने में कामयाब होता है, इस्टेब्लिशमेंट या फिर PTI? इसी बात के ऊपर जो है वो फैसला हो सकता है, और इसीलिए इमरान खान को ज़मानत पर रिहाई मिल सकती है। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई देती नहीं है। वैसे अगर PTI सारी इकट्ठी होकर जमा हो भी जाए वहाँ पे तो तब भी इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा डोगर अदालत पर कि वो आप ये कहें कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें। लेकिन यस, कम अज़ कम इमरान खान साहब की मुलाकातें खुलनी चाहिए, सर्टनली खुलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त एक जल्लाद किस्म की हुकूमत है जो कि आप जानते हैं कि बिल्कुल जो इंसानी हुकूक है उसके ऊपर बिलीव ही नहीं करती। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान की तो मुलाकातें बंद हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा की मुलाकातें बंद हैं, उनके ऊपर अदालतों के दरवाजे बंद हैं। उनके साथ साथ जो दीगर ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम के नाक़दीन हैं या मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए भी इस वक्त इंसानी हुकूक ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें आप ईमान मज़ारी को देख लें, आप हादी चट्ठा को देख लें, आप PTI के दीगर लीडर्स को देख लें, आप मारंग बलोच को देख लें, आप अली वज़ीर को देख लें। यानी जो भी कोई सियासी मुखालिफिन है वो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ ये कि जेलों में हैं, बल्कि कई कई महीनों से जेलों में हैं। उनको कहीं कहीं पेश नहीं किया जा रहा। उनकी अगर कोई अपीलें हैं तो उन्हें समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया जा रहा। तो ये एक ऐसा निज़ाम बन चुका है कि जहाँ पर आपको एक ऐसे सर्द खाने में डाल दिया जाता है कि जहाँ पर दोबारा आपको कोई देख ही ना सके, आपकी कोई आवाज़ ही ना सुन सके, आपको कोई रिलीफ ही ना मिल सके, आपके बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल रखे जाएं। और यही कुछ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, वो इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी हों या बाकी जिन लोगों का मैंने आपके साथ जिक्र किया। अब जो इन्होंने डोगर कोर्ट ने आपके सामने ही है कि अपील मरकज़ी फ़िक्स कर दी अलकादर की, और जो मरकज़ी अपील फ़िक्स कर दी और सज़ा मुअत्तल करने की जो उनकी इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। अब इस फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया PTI ने कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की हद तक जाएं कि पहले सज़ा मुअत्तली की अपीलें सुनी जाएं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें पता है कि कोई इन्हें वहाँ से मिल सकती है, किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आज़ाद जजेस अभी मौजूद हैं। तो अब ये क्या करें, इमरान खान साहब के दस्तखत, वकालतनामे, अपीलों पे दस्तखत या जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन की, वो पूरी नहीं करने देते। जो आपके वकील हैं इमरान खान साहब के, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, वो सारा दिन वहाँ बाहर जाके खड़े हो जाते हैं बेचारे धूप में, और उनसे वो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं लेकर उन्हें साइन करवा के नहीं दिए जाते।
तो ये वाली सूरत हाल है कि अपीलें तक फाइल नहीं करने दी जाती फैसलों के खिलाफ, और उसके बाद कोशिश उसमें यही होती है कि वक्त गुजर जाए और उसका जो रिलीफ है वो ना मिल सके। अपीलें पड़ी सड़ जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर फैसले नहीं होते। अब ये जो सज़ा मुअत्तली की अपीलें थी, वो 1.25 साल डोगर कोर्ट अपने पास रख के बैठी रही है और उसके ऊपर फैसला नहीं किया, दलाइल नहीं लिए, और जब लगाई हैं तो उन्हें मुस्तरद करके और डायरेक्ट मरकजी अपील पे कहते हैं हमने दलाइल सुनने। मकसद सिर्फ यही कि इमरान खान को रिलीफ ना मिल सके, उन्हें ज़मानत ना देनी पड़े, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये खोखले केसेस हैं। और सलमान सफदर साहब तो वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अगर उन्हें 30 मिनट भी मिल जाएं तो उसके बाद ऐसे दलाइल होंगे खुली अदालत में कि कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो ज़मानत को मुस्तरद करे। तो बहरहाल ये अपनी जगह हो रहा है, और अलीमा खान साहिबा ये समझती हैं कि इसके लिए इसका हल ये है कि जो पार्टी के मेंबर्स हैं, ओहदेदारान हैं, वो यहाँ पर आएँ, आके बैठें, प्रेशर बढ़ाएं। लेकिन बस वो उतनी ही रिक्वेस्ट करती हैं और उतने ही लोग आते हैं जितने नॉर्मली आते हैं। इस पे सलमान अकरम राजा साहब से भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बात ये है कि ये तो इमरान खान की अपनी हिदायत हैं कि सबने आना है, और इमरान खान ने ये हिदायत भी की है कि हाई कोर्ट जाना है और वहाँ पे जाके प्रेशर बनाना है वकीलों ने, और ये वाकई ऑन रिकॉर्ड बातें मौजूद हैं। तो अब सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि इसके लिए हमें कोई अलग से कोई मैसेज जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक अंडरस्टूड बात है और सबको वैसे ही आना चाहिए। तो ये वो कह तो रहे हैं, लेकिन अगर आप बहैसियत सेक्रेटरी जनरल ये देख रहे हैं कि इमरान खान के ऑर्डर्स पर पार्टी के मेंबर्स फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर उसका एहतसाब किसने करना है? वो तो आप नहीं करना है, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल आप हैं। और अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पार्टी के लोग इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो उनको पाबंद किसने करना है? उनसे पूछ कुछ किसने करनी है? आप ये कह रहे हैं आपको अलग से उसके लिए कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बात आपकी यानी लॉजिकली देखा जाए तो ठीक है कि होनी नहीं चाहिए ज़रूरत, सबको खुद ही आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि वो नहीं खुद से आ रहे, तो फिर उसके बाद आपका कोई किरदार उसमें बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब खामोश हैं। वो कहते ज़रूर हैं कि उनसे पूछा जाना चाहिए वो, लेकिन किसने पूछना है? वो तो आप ही ने पूछना है ना, चेयरमैन ने पूछना है, सेक्रेटरी जनरल ने पूछना है, लेकिन उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। और जब हम देखते हैं कि कोई जवाबदेही नहीं है तो किसी को क्या पड़ी है कि वो गर्मी खा के, पेट्रोल जला के, कोई 4 कारकुन साथ लेकर वहाँ पर पहुँचे, तो वो नहीं पहुँचते। दूसरी तरफ जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, वो क्या करते हैं? पीटीआई की जहाँ हुकूमत है, उनकी एहतजाजों की, उनकी बातों की वैसे ही कोई समझ नहीं लग रही, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी तो ऐसा सच है नहीं। पहले अनाउंस कर देते हैं कि जी हम 1 मई को जाएंगे लाहौर, फिर पीछे हट जाते हैं, हम ये करेंगे, फिर पीछे हट जाते हैं, हम वो करेंगे, फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये तो हमें एक नज़र आ रहा है। अब उन्होंने अपना एक अनाउंस किया है कि जी अगर विफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा मुख्तलिफ आप कह लें उमूर के ऊपर, यानी NFC नहीं दे रहा, या हमारे वाजबात अदा नहीं हो रहे, हमारे साथ गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, हमारे जो मुख्तलिफ काम हैं वो रुके हुए हैं, उस पर विफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, तो उन्होंने ये पिछले कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि हम फिर कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी कल हमारी तरफ से कलम छोड़ हड़ताल होगी। अब आम तौर पे तो जाहिर है प्रोटेस्ट करने के इस तरह के तरीके होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, लेकिन मुझे ये कोई समझा दे कि अपने ही सूबे में कलम छोड़ हड़ताल से विफाक को क्या फ़र्क पड़ेगा? ये क्या स्ट्रेटजी है कि जी हम अपने ही सूबे में कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, जिसके नतीजे में कौन परेशान होगा? आपके अपने सूबे के अवाम, जिन्होंने आपको वोट देकर मुंतखब किया, उन्हीं के काम रुकेंगे ना, जाहिर सी बात है। विफाक तो वहाँ आके नहीं मुतासिर हो रहा होगा, वहाँ पे मुतासिर हो रहा होगा आपका अपना आम शहरी, जो दफ्तरों में आएगा, अपने कामों के लिए आएगा, वहाँ पे पता लगेगा कि जी आज तो हड़ताल है, उसका काम नहीं होगा। पहले ही बड़े मसाइल हैं सरकारी कामों में, और ऊपर से जब आप सरकारी तौर पर हड़ताल करके बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? वहाँ के जो साइलीन हैं, आपके सूबे के जो अवाम हैं, वही मुतासिर होंगे। वफाक की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? तो मुझे समझ नहीं आती कि जो इनकी ये स्ट्रैटेजी होती है एहतजाज की, वो कौन इनको सजेस्ट करता है कि जिसके नतीजे में ये बजाय इसके कि सिस्टम के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें या उनके ऊपर कोई प्रेशर डालें, उल्टा अपने ही लोगों को तंग करने बैठ जाते हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है, मुझे तो समझ नहीं आता। अगर कोई जवाब देना चाहे तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं तो कई दिनों से रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन कोई जवाब देने के लिए टाइम ही नहीं दे रहा। तो बहरहाल जी ये उन्होंने इसकी स्ट्रैटेजी निकाली। अब कलम छोड़ हड़ताल है या मानसरा में कल जलसा है, जो भी आप करें उससे मुझे तो यही नज़र आता है कि उसकी कख फ़र्क नहीं पड़ता विफाक को, ना उनके ऊपर कोई प्रेशर आता है। दूसरी तरफ फ़िलहाल जो नज़र आ रही है सिचुएशन, उसमें आज भी मुलाकात का कोई इम्कान तो नहीं है। इवन जो बुशरा बीबी साहिबा की साहबजादी हैं, वो भी
वहाँ पहुंची हैं मिलने के लिए। और हालांकि उनके पास कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि जी अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो भी बाद में आकर इसके ऊपर जवाब देंगे। इसके बावजूद भी उनसे भी अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई जब तक कि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बाद में कोई सूरत हाल तब्दील हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे इसका कोई इम्कान ख़ास नज़र आ नहीं रहा। आखिर में थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है जनाब ईरान और अमेरिका जंग के पर्सपेक्टिव में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक तैयारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की नज़र आ रही है और यूएई में ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा उनके जो साजो सामान है वो पहुंच रहे हैं। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ट्रंप इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जो मुआहिदा किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहा उस मुआहिदे के बिल्कुल ख़ात्मे तक या उस जंगबंदी के बिल्कुल ख़ात्मे तक कोई बड़े अटैक की तैयारी कर ली जाए। अब ईरान की तरफ से जो यूएई के ऊपर मिसाइल अटैक हुए हैं या ड्रोन अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर ईरान का मौक़िफ़ यही नज़र आता है कि जनाब चूँकि यूएई इस सारे मामले में उनको सपोर्ट कर रहा है इस हमले की तैयारी के लिए, तो इसलिए हम उनको टारगेट करें। इधर शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जी हम इस हमले की मजम्मत करते हैं जो ईरान की तरफ से यूएई के ऊपर किया गया। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये वायलेशन भी है सीज़ फायर की और हम एक दफ़ा फिर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सीज़ फायर का एहतराम किया जाए और उसको फॉलो किया जाए। लेकिन उन्होंने बहरहाल ये कंडमनेशन जो है वो ईरान की ज़रूर है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी किसी किस्म की भी अगर ऐसी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो, कोई अटैक हो, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ईरान की मजम्मत तो कर देते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अमेरिका की मजम्मत नहीं की कि भाई आपने ये काम क्यों किया, खिलाफ वर्जी क्यों की है। मसलन मिसाल के तौर पर ये अमेरिका ने जो ब्लॉकेड किया हुआ है आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर, तो इसके ऊपर वो रिक्वेस्ट तो कर देते हैं कि जी हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इसको ज़रा नज़र षानी करें, लेकिन मजम्मत नहीं करते। कि जब आपकी जंगबंदी हुई थी तो फिर अमेरिका को क्या तकलीफ़ थी कि उसने आके आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अपना बहरी बेड़ा लगा दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कुछ वहाँ के ईरानी जो लोग हैं वो भी पॉइंट करते हैं कि भाई आप अगर सालिस हैं तो फिर आप न्यूट्रल रहें। ये क्या बात हुई, हम कुछ करते हैं उसके ऊपर तो आप फौरी मजम्मत कर देते हैं। पहले सऊदी अरेबिया के ऊपर भी ईरान की तरफ से जब अटैक्स हुए तो मजम्मत की गई, यूएई के ऊपर हुए आपने मजम्मत की, बल्कि आज तो यूएई के जो सरबराह हैं उनके साथ इज़हार यकजहती भी किया, सॉलिडारिटी भी शो की, तो वो तो ठीक है कि अगर कहीं से हो तो आप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर यही रवैया आपका दूसरे फरीक के लिए क्यों नहीं है। अगर अमेरिका ब्लॉकेड करता है या अमेरिका के साथी इसराइल की तरफ से वो होती है तो उसकी भी उतनी कंडेमनेशन होनी चाहिए। इसराइल के हद तक तो फिर भी कुछ कर देते हैं लेकिन अमेरिका को कुछ नहीं कहते। तो ये जो सारी कहानी है उसमें बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है ये इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि जो एक ये तवक्को है कि जी कोई फर्दर बातचीत जो है आगे बढ़े, उसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पेशरफ्त नहीं हो रही है। और अगर ये पॉजिटिव पेशरफ्त नहीं होती तो फिर ये एस्केलेशन मज़ीद बढ़ सकती है। आप अगर एक इंटरव्यू जो मैंने चंद दिन पहले हुसैन बाकरी साहब का किया था उसको अच्छे से वॉच करें तो आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और उसमें उन्होंने इन्हीं खदशात का इजहार किया था कि अगर मुज़ाकरात दोबारा नहीं स्टार्ट हो रहे और किसी मुआहदे की तरफ इत्तफाक नहीं हो रहा तो फिर एक खौफनाक जंग जो है वो दोबारा से छिड़ सकती है। और उन्होंने ये तक कहा कि चूँकि ये ब्लॉकेड जो अमेरिका की तरफ से हुआ था उसकी वजह से अब एक ईरान के अंदर भी बहरान जन्म ले रहा है, तो फिर ऐन मुमकिन है कि उस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए ईरान पहले हमला करे और उसके ब्लॉकेड जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करके उस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करे। तो ये कुछ आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर भी छेड़छाड़ चल रही है और उसके साथ साथ यूएई जो है वो इसमें सबसे पहले जद में आ जाता है, तो वो भी एक उनकी तरफ से ये हुए हैं फायर। अब बहरहाल इस सारी कश्मकश में पाकिस्तान के लिए तो फिर भी दोनों तरफ से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये दोबारा जंग छिड़ती है तो एक तरफ तो हमें फ्यूल का क्राइसिस बन जाता है, वो भी हमारे लिए तकलीफदेह हो जाता है, और दूसरी तरफ जाहिर सी बात है पड़ोस में जंग छिड़ी होगी तो उसमें पाकिस्तान जो है, जैसे मैंने पहले कई दफ़ा बताया है कि सऊदीया के साथ जो है वो अपने एग्रीमेंट की वजह से एक मुश्किल सिचुएशन में चला जाता है कि फिर पाकिस्तान ईरान को कैसे सपोर्ट करे या सऊदी अरेबिया को अगर सपोर्ट करता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर से भी इसके ख़िलाफ़ एक वो चीज़ है। इसलिए नहीं कि सऊदी अरेबिया को लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि ईरान जो है वो इस वक्त जारहियत का निशाना बना है
अमेरिका और इसराइल ने एक गैर ज़रूरी जंग उस पर मुसल्लत की है, तो वो ये समझते हैं कि इस मामले पर ईरान के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान तो मामला बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान वाकई ईरान का साथ दे देगा चलो, लेकिन जहां बात आती है सऊदी अरेबिया की, तो वहां पे पाकिस्तान भी फिर एक मुश्किल सिचुएशन में होता है। और इस वक्त तो और भी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आ गया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने हाल ही में मज़ीद आपको $5 अरब दे दिए हैं, जिसमें से आपने 3-3.5 अरब तो यूएई का जो कर्ज था वो वापस किया, जो उसने मांग लिया था। तो जब आपने पैसे लिए होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप मुंह भर के इनकार तो नहीं कर सकते। तो अब इस सारी सिचुएशन में जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। इसलिए पाकिस्तान तो हत्तुल इम्कान फिर कोशिश करेगा कि मुज़ाकरात हों, बातचीत से मसले का हल निकल आए, वॉर आगे ना बढ़े। तो उसको तो किसी तौर भी सूट नहीं करता कि यहाँ पे ये जंग हो। लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है, अब दोनों तरफ सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या ईरान हो, पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज भी जब ईरान से ये सवाल किया गया कालीबाफ साहब से कि भाई आप एक कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, तो उन्होंने कहा कि भाई ईरान भी सुपर पावर है। तो वो बिल्कुल भी कोई कमज़ोरी नहीं देखते अपनी, और ना दिखाना चाहते हैं। और उधर से अमेरिका का दिमाग भी जाहिर है इसी तरह एक अना की जंग के लिए अटका हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का भी, कि बगैर किसी विक्ट्री ट्रॉफी के वो भी यहाँ से वापस नहीं खाली हाथ जाना चाहते। तो इस सारी सिचुएशन में जो कबाड़ा हो रहा है वो बेचारे ना सिर्फ ये कि दोनों ममालिक के अवाम का हो रहा है, बल्कि आसपास के जो ममालिक हैं, इत्तेहादी ममालिक हैं, उनका भी बेचारों का हो रहा है। तो लेट्स सी इसके ऊपर किस तरफ बात जाती है। आखिर में सिर्फ एक स्टोरी और आपको दे दें कि शेख मोहम्मद इदरीस जो हैं JUIF के रहनुमा थे, मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी साथी हैं, उनकी आज चारसदा में शहादत हो गई है। उनके ऊपर अटैक करके उनको बाकायदा शहीद कर दिया गया है। शेख मोहम्मद इदरीस साहब जो हैं वो आलिम दीन भी थे मारूफ, और कई मदरसे जो हैं ज़ाहिर उनके अंडर चल रहे थे। और उनकी शहादत पर JUIF की तरफ से शदीद रद्दमल का इजहार किया गया है। चारसदा में आज कारकुनों ने एक रैली भी निकाली, और इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है। उसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया है कि वो तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। और उसके साथ साथ उनकी तरफ से ये डिमांड की गई है कि कातलों को फौरी तौर पर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है, ना सिर्फ ये कि अफसोस का इजहार किया है, बल्कि कुछ खबर आ रही है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो अब इसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन बहरहाल एक शहादत तो हो चुकी है, और ये एक बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है कि दिन दिहाड़े अभी भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि टारगेट किलिंग करके लोगों को शहीद किया गया, और ये एक आलिम दीन है जिनको शहीद किया गया है। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी अफसोसनाक माहौल जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।